नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। प्रधानमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय अनुदान जारी किया। कृषि संबंधी संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। म्यांमार ने त्रिपक्षीय सड़क परियोजना में सीमा सड़क संगठन की उपस्थिति पर आपत्ति व्यक्त की। और नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के निर्देशन के लिए निर्देश पुस्तिका जारी की। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय अनुदान जारी किया है। प्रधानमंत्री ने 4 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों को 1625 करोड़ रुपए की पूंजीकरण सहायता राशि जारी की है। इस अनुदान का उद्देश्य महिलाओं के लिए उद्यमिता का दायरा बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण की योजना के अंतर्गत 7,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही 75 किसान उत्पादक संगठनों के लिए 4.13 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 से 20 व्यक्तियों का एक छोटे स्तर पर अनौपचारिक समूह होता है जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से समान होते हैं। ये समूह सदस्य के बीच बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने और अपने सदस्यों के लाभ के लिए संसाधनों को जुटाने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए एक साझे हित के लिए एक साथ प्रयास करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि स्वयं सहायता समूहों के लिए और क्या-क्या उपाय किए गए हैं। इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ना है और उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंक्ड कार्यक्रम, इसका उद्देश्य बैंकों के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ना और बैंकों तथा ग्रामीण निर्धनों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मध्यस्थता का उपयोग करना है ताकि बैंकों और उनके ग्रामीण ग्राहकों के लिए लेन देन लागत में कटौती की जा सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा की गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला सशक्तिकरण, निर्धनता उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन, ग्रामीण और मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली खबर जीएस पेपर 1 से। कृषि संबंधी संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति की इस रिपोर्ट में कई मुद्दों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से राज्यों की निकासी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों के निपटान में देरी, योजना को लागू करने की संस्थागत क्षमता, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी, राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों के बीच उपज के निर्धारण से संबंधित कई प्रकार के विवाद और योजना के संबंध में किसानों में अपर्याप्त जागरूकता। इस रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे राज्यों द्वारा योजना के त्याग के मामलों को रोकने के लिए संशोधित परिचालन दिशा निर्देशों के अंतर्गत खास तौर पर 2 प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव करना चाहिए, जैसे सब्सिडी जारी करने में निर्धारित समय सीमा से अधिक देर करने वाले राज्य आगामी फसली मौसम में भाग नहीं ले सकते। इसके अलावा प्रीमियम सब्सिडी का अपेक्षित केंद्रीय हिस्सा, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 से 10 के अनुपात में है और शेष राज्यों के लिए 50-50 के अनुपात में है, सिंचित क्षेत्रों या फसलों के लिए सकल प्रीमियम दर के 25% तक और असिंचित क्षेत्रों या फसलों के लिए 30% तक प्रदान किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों या फसलों के लिए वैकल्पिक जोखिम उपायों के अन्वेषण पर अध्ययन में तीव्रता लानी चाहिए। बीमा कंपनियों द्वारा प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर कार्यशील शाखाएं स्थापित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बीमा कंपनियों का समय समय पर प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋणी किसानों के खाते से कोई अनिवार्य कटौती न हो। बीमा कंपनियों के लिए दावों के समय पर निपटान के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करनी चाहिए या ऐसा नहीं करने पर दंड के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अप्रैल 2016 में एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इसके तहत किसानों को फसलों के लिए बुआई से पहले चरण से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया गया है। साथ ही किसानों के लिए पर्याप्त दावा
राशि निर्धारित की गई है। किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दर सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% निर्धारित की गई है। इसके अलावा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में वार्षिक प्रीमियम 5% है। योजना के अधिक कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 के खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नया स्वरूप प्रदान किया गया था। इस नई संशोधित योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 100% स्वैच्छिक नामांकन जैसे प्रावधान किए गए हैं। साथ ही राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान किया गया है। म्यांमार ने त्रिपक्षीय सड़क परियोजना में सीमा सड़क संगठन की उपस्थिति पर आपत्ति व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं में सीमा सड़क संगठन की भूमिका पर म्यांमार सरकार की आपत्तियों के बारे में गृह मामलों की संसदीय समिति को सूचित किया है। ये परियोजनाएं हैं भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना। म्यांमार द्वारा आपत्ति प्रकट किए जाने के बाद मंत्रालय इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए NPCC, NHAI, IRCON और राइट्स जैसी अन्य एजेंसियों के विकल्प पर विचार कर रहा है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग 1360 किलोमीटर लंबा है। ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत एक निर्माणाधीन राजमार्ग है। ये भारत के मोरेह को म्यांमार होते हुए थाईलैंड के मेसोट से जोड़ेगा। ये राजमार्ग आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र और शेष दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। भारत द्वारा कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक राजमार्ग का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया गया है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना पोत संचालन, अंतर्देशीय जल और सड़क परिवहन सहित 3 अलग-अलग प्रणालियों वाली बहुविध परिवहन परियोजना है। ये परियोजना समुद्री मार्ग द्वारा कोलकाता पत्तन को म्यांमार के सितवे पत्तन से जोड़ती है। इसके बाद कलादान नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा सितवे को पलेतवा से और सड़क मार्ग से भारत म्यांमार सीमा को पार करते हुए पलेतवा को भारत से जोड़ती है। ये कोलकाता से मिजोरम के बीच 1000 किलोमीटर तक कम कर देगी। साथ ही माल ढुलाई के लिए परिवहन के समय में 3 से 4 दिनों की बचत होगी। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से। भारत ने 100 गीगावाट की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। वृहद जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर भारत ने कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 100 गीगावाट के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया है। आपको बता दें कि 100 गीगावाट की क्षमता संस्थापित की जा चुकी है एवं 50 गीगावाट क्षमता संस्थापित करने का कार्य जारी है। इसके अलावा 27 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। यदि वृहद जल विद्युत परियोजना की गणना भी शामिल कर ली जाए तो संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 146 गीगावाट तक बढ़ जाती है। वर्तमान में भारत संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है, सौर ऊर्जा में 5वें और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। भारत का वर्ष 2022 तक का लक्ष्य 100 गीगावाट है और अब तक 45.2 गीगावाट की क्षमता अर्जित की जा चुकी है। सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया गया है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम शुरू किया गया है। पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान प्रारंभ किया गया है। वहीं पवन ऊर्जा के लिए 2022 तक 60 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 39.6 गीगावाट की क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। पवन ऊर्जा आधारित विद्युत जनरेटर के कुछ घटकों पर त्वरित मूल्य ह्रास लाभ एवं रियायती सीमा शुल्क छूट प्रदान किए गए हैं। 31 मार्च 2017 से पहले आरंभ की गई पवन परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना उपलब्ध है। ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा और बायोमास या जैव भार ऊर्जा से 15 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए भारत ने 15.4 गीगावाट की क्षमता अर्जित की है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा सहायता प्राप्त एक तकनीकी सहायता परियोजना, जिसका शीर्षक है भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लघु जल संसाधनों का इष्टतम विकास, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA क्रेडिट लाइन के साथ भारत नवीकरणीय संसाधन विकास परियोजना, जिसमें अन्य घटकों के साथ साथ लघु जल विद्युत घटक भी शामिल हैं, इन्हें प्रारंभ किया गया है। देश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए वर्ष 2018 से 28 के लिए एक नई जल विद्युत नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। साथ ही बायोमास विद्युत और सह उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।
अगली खबर इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के निर्देशन के लिए निर्देश पुस्तिका यानी हैंडबुक जारी की है। इसका उद्देश्य ईवी चार्जिंग अवसंरचना का विकास करना और देश में विद्युत गतिशीलता की ओर त्वरित संक्रमण की सुविधा प्रदान करना है। हैंडबुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन ईवी चार्जिंग अवसंरचना की योजना, अनुज्ञा और निष्पादन पर व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सहायता करती है। ये अनुमान लगाया गया है कि भारत को वर्तमान कार्यशील 2000 चार्जिंग स्टेशनों की तुलना में वर्ष 2026 तक कम से कम 4 लाख चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी, ताकि ईवी वाहनों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। शहर में प्रति 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन और राजमार्गों के दोनों ओर प्रति 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन। इन सभी प्रयासों के बावजूद अभी भी ईवी को अपनाने में आने वाली कई प्रमुख बाधाएं हैं, जैसे चार्जिंग अवसंरचना की कमी, ईवी के उपयुक्त प्रकारों की कमी, ईवी की उच्च पूंजी लागत, ईवीज के लिए अनिश्चित या अविकसित नीतिगत परिदृश्य, परिचालनात्मक परिवर्तन प्रभाव जैसे कि चार्जिंग में लगने वाला समय, इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव यानी EV 30 लक्ष्य, वर्ष 2030 तक कम से कम 30% नए इलेक्ट्रिक वाहनों के विक्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक सुलभ और सुदृढ़ चार्जिंग अवसंरचना की आवश्यकता है। ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर आरोपित कर को 18% से घटाकर 5% किया गया है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण यानी फेम 2 योजना के तहत ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए प्रोत्साहन के तौर पर 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना में केंद्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का उल्लेख करते हुए विद्युत मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश और मानक जारी किए गए थे। इन्हें पूरे देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के लिए जारी किया गया था। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। विस्तारित ट्रोइका सम्मेलन। कतर ने रूस द्वारा आयोजित विस्तारित ट्रोइका की एक बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक में अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत ज़ल्मे खलीलजाद और उनके अन्य समकक्ष जैसे रूस, चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मूल ट्रोइका प्रक्रिया मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बीच सुलह आधारित वार्ता को संदर्भित करती है। भारत ने पहली बार रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के साथ दोहा में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि इस सम्मेलन के आयोजन के बाद कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। विस्तारित ट्रोइका सम्मेलन का उद्देश्य अफगान शांति प्रक्रिया को मजबूत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक एटीएम के नकदी रहित होने पर बैंकों को दंडित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक निर्देश जारी किया है कि 1 अक्टूबर से किसी एटीएम के नकदी रहित यानी 1 महीने में 10 घंटे से अधिक की अवधि तक नकदी रहित पाए जाने पर बैंकों को प्रति एटीएम 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में उस बैंक पर जुर्माना आरोपित किया जाएगा जिसके द्वारा उस विशेष WLA यानी व्हाइट लेबल एटीएम की नकदी आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। हालांकि बैंक विवेक से व्हाइट लेबल एटीएम संचालक से अर्थदंड की वसूली कर सकता है। गैर बैंकों द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन और उनके संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। SPV यानी विशेष प्रयोजन वाहन मॉडल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के विशेष प्रयोजन वाहन SPV मॉडल द्वारा कुछ परियोजनाओं के लिए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड को प्रतिस्थापित किया जाएगा। SPV एक विधिक इकाई है। इसे एक सुपरिभाषित, एकल और लघु उद्देश्य के लिए विकसित किया जाता है। इन्हें आमतौर पर किसी कंपनी की संपत्ति या गतिविधियों को अलग करने के लिए सृजित किया जाता है। गतिविधियों या परिसंपत्तियों को एक नई इकाई जैसे कि SPV में शामिल कर दिया जाता है। इससे निवेशकों या ऋणदाताओं को सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसके महत्व की बात करें तो ये जोखिम को अलग करने और पूंजी को मुक्त करने का एक साधन है। झंझा महोर्मी। ओडिशा सरकार झंझा महोर्मी के प्रति अत्यधिक सुभेद्य अपने तटीय क्षेत्रों के लिए एक कार्य योजना विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है। राज्य योजना के तहत तट के किनारे ज्वार रोधी तटबंधों और बाढ़ रोधी तटबंधों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है ताकि ज्वारीय लहरों को मानव बस्तियों को जलमग्न करने से रोका जा सके। झंझा महोर्मी का मतलब है झंझावात या तूफान के दौरान समुद्री जल स्तर में होने वाली असामान्य वृद्धि से। इसमें समुद्री जल स्तर की ऊंचाई अनुमानित सामान्य खगोलीय ज्वार से अधिक होती है। महोर्मी मुख्य रूप से प्रचंड वायवीय या चक्रवाती दशाओं की वजह से उत्पन्न होते हैं, जहां ये प्रचंड वायु समुद्री जल को तट की ओर प्रवाहित कर देती है।
फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को आरंभ किया गया है। इसके तहत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक सतत रूप से भौतिक या वर्चुअल रन को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य फिटनेस को प्रोत्साहित करना और हम सभी को मोटापे, आलस्य, तनाव, चिंता, रोगों आदि से मुक्ति दिलाने में सहायता करना है। फिट इंडिया मूवमेंट को 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। मोरक्को। हाल ही में इजराइल ने अब्राहम समझौते के तहत संबंधों को सामान्य बनाने के लिए मोरक्को में अपने एक राजनयिक मिशन को आरंभ किया है। मोरक्को की राजधानी रबात एक पर्वतीय राष्ट्र है। ये उत्तरी अफ्रीका में पश्चिम की ओर स्थित है। जिब्राल्टर संधि इसे यूरोप से अलग करती है। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक प्रमुख आर्थिक संपन्न राष्ट्र है और ये मागरेब लीग का एक हिस्सा है। मोरक्को के विद्वान इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत की यात्रा की थी। अल्जीरिया। हाल ही में हुई वनाग्नि की घटना में 69 लोगों की मृत्यु हो जाने की वजह से अल्जीरिया ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है। ये लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा अफ्रीकी राष्ट्र है। विश्व स्तर पर इसका स्थान 10वां है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित ये मागरेब लीग का सदस्य है। इसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक की भी सदस्यता प्रदान की गई है। इसने वर्ष 1962 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत वर्ष 1962 के अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक रहा है। इसके लिए 1950 के दशक में भारत में अल्जीरियाई नेशनल लिबरेशन फ्रंट का कार्यालय स्थापित किया गया था। वर्तमान में अल्जीरिया से भारत को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में तेल, गैस और फॉस्फेट शामिल है। तवांग। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने तवांग में टॉय ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ईटानगर से लगभग 448 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तवांग एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। भूटान और तिब्बत से आबद्ध तवांग सेला दर्रे के माध्यम से पश्चिम कामेंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ तवांग मठ स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा मठ है और लहासा में अवस्थित पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।